अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 66 टू 70। वो शख्स कुछ देर के लिए शांत हुआ, फिर अचानक से वो अपने खतरनाक आवाज में बोला, इस पूरे राठौर फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। इस खानदान के एक एक शख्स का मैं वो हाल करूंगा कि वो मेरे सामने मौत की भीख मांगेंगे। और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। बहुत जल्द उस घर में चारों तरफ मातम छाने वाला है। इतना बोलकर वो शख्स एक बार फिर से तेज तेज हंसने लगा। तेज तेज हंसते हुए ही अचानक से उस शख्स की आंखें पूरे गुस्से से लाल हो गई। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, जो दर्द तुम सब ने मुझे दिए हैं, अब उसका बदला मैं लेने आ गया हूँ। इस राठौर खानदान के आखिरी वंश का भी मैं नामो निशान मिटा कर रहूंगा। होटल ब्लू मून, रूम नंबर 1012। रूम के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, बस एक येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी। उसी रूम में एक लड़की जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मासूम नजर आ रही थी। वो एक किंग साइज बेड पर मदहोशी से पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वो बेड पर लेटी अजीब तरह से कराह रही थी। उस लड़की को किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। उसकी दर्द भरी कराहने की आवाजें रूम में गूंज रहे थे। उसके होंठ भी सूखे हुए लग रहे थे। उसी समय रूम के डोर पर एक दस्तक के साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला शख्स अंदर आया। वो शख्स दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था। उसके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देख कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। पर अभी वो खुद ही नशे में झूम रहा था। जब उस शख्स की नज़र बेड पर बेहाल पड़ी, उस लड़की पर गई तो वो उस लड़की को टकटकी लगाए देखने लगा। कुछ ही देर में उस शख्स की आंखें सर्द हो गई। किसी अनजान लड़की को ऐसे अपने रूम में बेड पर पड़े हुए ये देख वो गुस्से से लाल हो गए। उसके हाथों की मुट्ठी कस गए, जिससे उसके हाथों की हरी नशें उभर आई। इस वक्त वो किसी जानवर की तरह दिखाई देने लगा था। एक ऐसा जानवर जिसके अंदर कोई रहम नाम का चीज ना हो। कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर उसी तरह खड़े रहने के बाद वो शख्स उस लड़की की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया। हर बढ़ते कदम के साथ उस शख्स का गुस्सा बेड पर पड़ी उस लड़की के लिए बढ़ते ही जा रहा था। धीरे धीरे वो शख्स लड़की की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो उस लड़की तक पहुंच पाता, वो शख्स लड़खड़ा कर उसे लड़की के ऊपर जा गिरा। ऐसे अचानक गिरने से उस शख्स के होंठ सीधे उस लड़की के होठों से टकरा गए। ऐसा होते ही उस शख्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर जम सा गया। वो बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी उस लड़की के होठों की गर्माहट को महसूस कर उस शख्स को अपने होठों में एक अलग ही सुकून सा महसूस होने लगा। एक ऐसा सुकून जिसे उसने आज तक कभी भी महसूस नहीं किया था। उसके दिल में जो अभी गुस्से की आग जल रहे थे, वो कुछ ही सेकंड में बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। और उसकी आंखें जो गुस्से के कारण अभी कुछ सेकंड पहले लाल थी, वो भी अब नॉर्मल हो गए थे। उस शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह जिसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था, आज उसे वो सुकून उस लड़की में मिल गया, जिससे उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गए और वह धीरे धीरे मदहोश होने लगा। फिर कुछ ही देर में वो शख्स उस लड़की की मदहोशी में वह पूरी तरह से डूब गया। वो शख्स अपने एक हाथ से उस लड़की के सॉफ्ट गालों को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उसके होठों के रसों को पीने लगा। ऐसा करते हुए उस लड़के को अपनी बॉडी में एक अलग ही हलचल सा महसूस हो रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए उस लड़के की नज़र उस लड़की पर से हट ही नहीं रही थी। रूम में अंधेरा होने के कारण वो लड़का उस लड़की के चेहरे को अच्छे से नहीं देख पा रहा था, पर डिम लाइट की रोशनी में उसे लड़की का चेहरा किसी सोने की तरह चमकता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी दुनिया में खो गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी पूरे दिन परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और अद्वैत के पूछने पर डॉक्टर बोले, हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल था। ये सुनते ही सभी लोग खुश हो गए, सिर्फ सुनैना जी को छोड़कर। वही सबसे ज्यादा तो अद्वैत खुश हो गया था। तभी अद्वैत डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम दादाजी से मिल सकते हैं? अभी उनका ऑपरेशन हुआ है और वो अभी बेहोश है, तो जब उनको हम प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप सब उनसे मिल लीजिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद सुनकर सभी को राहत की सांस आई, वरना अब तक सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। अदिति तुरंत खुश होकर आकृति के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, एक्कू तूने सही कहा था, दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। ये सुनकर आकृति मुस्कुरा दी। तभी आकृति की नज़र अद्वैत पर गई, जो कि उसी की तरफ देख रहा था।
एक पल के लिए आकृति अद्विक की तरफ देखती ही रह गई। अभी दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी कि उसी समय आकृति का मोबाइल बजने लगा। आकृति अदिति से दूर हुई और तुरंत अपना फोन निकालकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर आकृति का चेहरे पर सीरियस भाव आ गए। कुछ देर बात करने के बाद आकृति ने कॉल कट कर दिया। वही डॉक्टर दादाजी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दिए थे। एक एक करके सभी लोग जाकर उन्हें देखने के लिए चले गए। हालांकि दादाजी अभी भी बेहोश थे। जैसे ही अद्विक वार्ड के अंदर जाने लगा, तभी आकृति पीछे से रोकते हुए धीरे से बोली, मिस्टर राठौर सुनिए। मिस्टर राठौर शब्द सुनकर अद्विक के सीने में एक चुभन सी हुई। कहाँ वो अपनी वाइफ के मुंह से हबी शब्द सुनना चाहता था, और आज आकृति उसे मिस्टर राठौर कहकर बुला रही थी। अद्विक पीछे मुड़ा और आकृति की तरफ देखने लगा। तभी आकृति तुरंत अद्विक के हाथ को पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर एक साइड आई। अद्विक की नजरें उसके हाथों पर ही थी, जिसे आकृति ने पकड़ रखा था। जैसे ही आकृति ने यह महसूस किया, वो तुरंत ही अद्विक के हाथ को छोड़ दी। वो कल हमें कोर्ट जाना होगा। हमने जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए वहां पर साइन करने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद ही यह प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। आकृति धीरे से बोली। अभी कुछ देर पहले आकृति के पास उसके वकील का ही कॉल आया था और उसी ने उन दोनों को कल कोर्ट आने के लिए कहा। जैसे ही अद्विक ने ये सुना, उसकी नीली आंखें सर्द हो गई। ना जाने क्यों उसे अब आकृति पर गुस्सा आने लगा। बार बार आकृति बस उससे डाइवोर्स की बात कर रही थी। ये बातें उससे बर्दाश्त नहीं हुई। अद्विक के झटके में आकृति की कलाई को पकड़ वही वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अद्विक ने ऐसा किया, जिससे आकृति तो हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अद्विक की तरफ देखने लगी तो अद्विक गुस्से से आकृति के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, अगर मैं ना आऊं तो क्या करोगी तुम? पर क्यों नहीं आएंगे आप? आखिर ये डाइवोर्स हम दोनों की मर्जी से होने वाला है, तो आपको आना ही पड़ेगा ना? आकृति जो एक पल के लिए डरी हुई थी, पर फिर हिम्मत करके अद्विक से बोली, यू आर रॉन्ग वाइफी, इसमें मेरी मर्जी नहीं थी, इसमें सिर्फ तुम्हारी मर्जी थी। तुमने तो सिर्फ मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोपी थी। अद्विक अपने दांत पीसते हुए आकृति से बोली। वही आकृति ने जब सुना तो वो बुरी तरह से चौंक गई। छोड़िए मुझे मिस्टर राठौर, आपका कोई हक नहीं बनता जो आप मुझे इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती करें। आकृति थोड़े गुस्से में अद्विक से बोली। आकृति की बात सुन अद्विक उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाकर अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, अभी हमारा डाइवोर्स हुआ नहीं है। जो तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही हो, और रही बात हक की, तो अभी मेरा तुम पर पूरा हक है और मेरे इस हक को कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। अपनी बात बोलकर अद्विक एक झटके में आकृति के होठों पर अपने होठ रख उस पर तेज से बाइट कर तुरंत अद्विक आकृति से दूर हो गया। वहीं अद्विक के ऐसा करने से आकृति की आंखें हल्की नम हो गई थी। वो अपने नम आंखों से अद्विक की तरफ देखने लगी। अद्विक अभी भी उसी तरह घूरकर आकृति को देख रहा था। अद्विक के ऐसे बाइट करने के कारण आकृति का होंठ कट गए थे और उनसे ब्लड निकलने लगे थे। अद्विक अपने अंगूठे से धीरे से उसके होठों को रब किया और उसी तरह आकृति की तरफ देखते हुए बोला, दोबारा मेरे सामने डाइवोर्स शब्द यूज मत करना। मैंने तुम्हें डाइवोर्स सिर्फ इसलिए दिया था कि तुम इसी में खुश हो, तो ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए आज़ादी दे दी थी, पर अब नहीं, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहोगी, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। आकृति लगातार अद्विक की तरफ नम आंखों से देखती रही। वही अद्विक एक झटके में आकृति को छोड़ा और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ, हम दोनों को ही साथ में दादाजी से मिलना है। आकृति को तो इस वक्त अद्विक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल की हुई थी। कुछ देर में अद्विक और आकृति दोनों ही दादाजी के सामने खड़े थे। दादाजी को अब होश आ गया था। वो अद्विक को देखकर हल्का मुस्कुराए और फिर आकृति की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। दादाजी आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप आराम करिए। पहले ही आपने लापरवाही किया है, जिस कारण आप इस कंडीशन पर पहुंच गए, पर आप अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। अद्विक दादाजी की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाँ दादाजी, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, आप ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हैं। आकृति भी दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मानूंगा, पर उससे पहले तुम लोगों को भी मेरी एक बात माननी होगी। दादाजी अपनी कांपती हुई आवाज में बोले। कौन सी बात दादाजी? अद्विक तुरंत दादाजी से बोला।
मुझे अपने परपोते के साथ खेलना है। दादाजी अद्वैक और आकृति की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोले। वही जैसे ही दादाजी की बातें आकृति ने सुना तो वो चौंक गई। वो हैरानी से अद्वैक की तरफ देखने लगी, जिसकी होठों पर हल्की स्माइल थी। अद्वैक को इस तरह से स्माइल करते देख आकृति अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। वही एक साइड खड़ी सुनैना जी अद्वैक को आकृति को एक साथ देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। उन्हें मन ही मन आकृति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी की कही बातें सुनकर तो सुनैना जी बिल्कुल आग बबूला हो उठी। आखिर ये दोनों साथ में कैसे खड़े हैं? हो ना हो जरूर ये दोनों अभी कोई ड्रामा कर रहे होंगे। सुनैना जी अद्वैक और आकृति के हाथों को एक साथ पकड़े देख मन ही मन बोली। दादाजी के बोलने पर अद्वैक और आकृति में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। वही अदिति भी अपने भाई और आकृति को एक साथ देख एक पल के लिए चौंक गई थी। पर दादाजी की बात सुन उसकी हंसी भी आ रही थी। वो देखना चाहती थी कि ये दोनों दादाजी के कहने का क्या जवाब देंगे। दादाजी पहले आप आराम करिए, आप ठीक हो जाए उसके बाद घर चलकर हम इस बारे में बातें करेंगे। अद्वैक दादाजी को समझाते हुए शांत भाव से बोला। नहीं, तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम दोनों मुझे 1 साल के अंदर परपोता दोगे। दादाजी भी बहुत जिद्दी थे। वो अपने बात पर अड़े हुए ही अद्वैक और अदिति की तरफ देखकर बोले। अब तो अदिति बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब दादाजी की बातों का क्या जवाब दिया जाए। वही अद्वैक के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, वो अभी भी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। जब वो देखा कि दादाजी अभी भी उन दोनों की तरफ ही देख रहे हैं, तो अद्वैक आकृति के हाथों को उसी तरह पकड़े हुए ही दादाजी के हाथों पर अपना और आकृति के हाथ रख दिया और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है दादाजी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा को हम 1 साल के अंदर ही पूरा करें। अद्वैक की बात सुन अदिति उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, पर अद्वैक ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वही सामने बैठी अदिति आकृति के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख मन ही मन हंस रही थी। सॉरी यार, पर मैं क्या करूं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। हाँ मुझे पता है तुझे अभी भाई पर गुस्सा आ रहा होगा, पर ना जाने क्यों आज मुझे भाई पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने भाई की आंखों में तेरे लिए एक अलग ही जुनून और पागलपन देखा है। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब तेरी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। अदिति को बहुत हंसी आ रही थी तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर वार्ड से बाहर निकल गई। बाहर आकर अदिति कॉरिडोर से थोड़ी दूर जाकर खड़ी होके अपना पेट पकड़कर तेज तेज हंसने लगी। हंसते हुए ही अचानक ही अदिति की नज़र सामने गई और हॉस्पिटल गेट से आ रहे रक्षित की तरफ देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। पर तभी अदिति ने देखा कि एक लड़की आकर रक्षित के गले लग गई और रक्षित भी मुस्कुराकर उस लड़की के बालों में अपने हाथ फिरा रहा था। ये देखते ही अदिति को बहुत तेज गुस्सा आया। वह तेजी से आगे बढ़ी और तुरंत उस लड़की को रक्षित से दूर कर दी, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। चटाक तक की तेज आवाज वहां पर गूंज उठा। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मिस्टर कपूर के गले लगने की? दूर हटो उनके पास से। अदिति सामने खड़ी लड़की को थप्पड़ मारकर गुस्से से उससे बोली। वो लड़की हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए अदिति की तरफ देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रक्षित गुस्से से बोला, बेहद मिस राठौर, आप इस तरह से किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। रक्षित की बात सुन अदिति बिल्कुल चौंक गई। ये पहली बार था जब रक्षित ने उसे मिस राठौर कहकर बुलाया था। उसे ना जाने क्यों रक्षित का ये बुलाना चुभ गया। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो रक्षित अदिति के हाथ की पकड़ से उस दूसरी लड़की के हाथ को छुड़ाया और उस लड़की से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वो लड़की अपने गाल पर हाथ रख रक्षित से बोली। रक्षित उस लड़की के गाल की तरफ देखने लगा जिस पर अदिति के 5 उंगलियों के निशान बने हुए थे। वही अदिति को ये सब देख और भी गुस्सा आ रहा था। उसके साथ ही साथ उसे एक चुभन सी हो रही थी। रक्षित इस बीच उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये बातें अदिति को और भी ज्यादा चुभ रही थी। चलो चलकर तुम डॉक्टर को दिखाकर कोई क्रीम लगवा लो, रक्षित उस लड़की से बोला। वो लड़की बस मुस्कुरा दी। रक्षित उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अदिति रक्षित की कलाई को पीछे से पकड़ ली और उसे रोकते हुए बोली, ये क्या है? आप इस तरह से मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते। रक्षित तुरंत अदिति के हाथ को खुद से छुड़ाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसे चोट आई है? वो भी तुम्हारे कारण मिस राठौर। पहले हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
आखिर लगती क्या है ये आपकी? अब क्या ये लड़की आपके लिए मुझसे बढ़कर हो गई? अदिति गुस्से से झल्ला कर बोली। रक्षित अपनी आंखें छोटी कर अदिति की तरफ देखने लगा। फिर रक्षित उस लड़की की तरफ देखकर उससे बोला, तुम जाकर डॉक्टर से मिलो, मैं अभी आता हूँ। वो लड़की तुरंत वहां से डॉक्टर के पास चली गई। रक्षित एक बार फिर से घूर कर अदिति की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा वो लड़की? तो हाँ, वो लड़की मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्षित की बात सुनकर अदिति की आंखें नम हो गई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कुछ सेकंड तक रक्षित के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। फिर अदिति भागते हुए वहां से दूसरी तरफ चली गई। वही अदिति को इस तरह से भागकर जाते हुए देख रक्षित को बहुत बुरा लगा। वो अदिति के पास जाने वाला था कि तभी कुछ सोच वो रुक गया और उस तरह चला गया जहां पर वो लड़की गई थी। वो लड़की एक वार्ड में डॉक्टर से अपने गालों पर दवा लगवा रही थी। तभी रक्षित उसके पास पहुंचा और बोला, मेघा तुम ठीक तो हो ना? मेघा रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, हाँ भाई, आप भी ना फालतू में इतना परेशान हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रक्षित मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो। ये कहकर रक्षित पीछे मुड़कर दादाजी को देखने के लिए उनके वार्ड की तरफ जाने लगा। तभी मेघा रक्षित के हाथ को पकड़कर बोली, वैसे भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, वो आपको बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रक्षित मेघा से बोल तो मेघा हंसते हुए बोली, भाई अब इसके लिए भी आप पूछोगे? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं, उन्हें देख लीजिए, वो आपके लिए उनके प्यार का सबूत है। रक्षित मेघा की बात सुन मुस्कुरा दिया। तभी मेघा भी हंसने लगी। मेघा हंसते हुए रक्षित से बोली, भाई मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद आई और मुझे यही भाभी चाहिए, तो अब आप मेरी भाभी को और परेशान मत करिए, उन्हें जल्दी से मना लीजिए। अच्छा ठीक है, तू जा, पहले आराम कर लेना। रक्षित मेघा के बालों में अपने हाथ से डाल सहलाते हुए बोला। फिर मेघा अपने सिर को हिलाए और वहां से हॉस्पिटल के बाहर की तरफ चली गई। रक्षित कुछ सेकंड तक मेघा को जाते हुए देखा, फिर वार्ड की तरफ बढ़ गया। वार्ड में जाकर रक्षित दादाजी से मिला। अरे रक्षित बेटा आओ। विजय जी रक्षित की तरफ देखते हुए उससे बोले। रक्षित उनकी तरफ देख नमस्ते बोला। फिर वो जाकर दादाजी से बातें करने लगा। रक्षित दादाजी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ दादाजी, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे? इस उम्र में आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रक्षित बेटा, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी जीने का एक सहारा जो मिल गया है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए अद्विक और आकृति की तरह देखने लगे। आकृति दादाजी की बात सुन सकपका गई। वो अपनी नज़र इधर उधर करने लगी। वही अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। रक्षित पहले तो समझ नहीं पाया, पर बाद में दादाजी के बातों को सुन समझ गया और वो भी घूरकर अद्विक की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अदिति रोते हुए भागकर सीधे हॉस्पिटल के टेरेस पर गई। टेरेस में जाकर वो वही एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे होंगे। मैंने तो आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। आपने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है। अब मैं कभी भी आपको याद नहीं करूंगी। आई हेट यू मिस्टर रक्षित कपूर, आई रियली हेट यू। इतना बोलते हुए अदिति फूट फूट कर रोने लगी। वहीं वार्ड में रक्षित अद्विक को लगातार घूर रहा था और अद्विक के होठों पर एक शरारती स्माइल थी। उसी समय अद्विक का फोन बजने लगा। वो अपना फोन निकाला और उसमें फ्लैश हो रहे नम को देख तुरंत ही वार्ड से बाहर निकल गया और कॉल पिक कर अपने कानों पर लगाते हुए बोला, बोलो क्या खबर है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अद्विक के चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे पहले ही डाउट था कि ऐसा ही कुछ होगा। जल्द से जल्द उस इंसान को मेंशन से उठाकर हमारे डाक हाउस ले जाओ। बाकी क्या उसका करना है तुम लोगों को पता ही है। इतना बोला अद्विक ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अद्विक वही कॉरिडोर में एक साइड खड़े होकर कुछ सोचते हुए मन ही मन बोला, आखिर कौन हो तुम जो छिपकर ऐसे वार कर रहे हो? पर तुम जो कोई भी हो, बहुत चल लिया तुमने अपनी चालें। अब बारी है तेरे मात खाने की। मुझे पता है कि तुम मेरी एक फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले हो, पर शायद तुमने अद्विक सिंह राठौर को जाना नहीं। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। मैं जितना शांत हूँ उतना ही भयानक भी हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। आज तक मैं शांत था, ये सोचकर कि शायद मेरे शांत रहने से तुम भी शांत हो जाओगे, पर नहीं, तुमने तो मेरी शांति को मेरी कमजोरी समझ लिया। तभी तुमने मेरे दादाजी की जान लेनी चाहिए। असल में दादाजी को हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं आया था।
उनके हार्ट अटैक के पीछे भी किसी का हाथ था, किसी की सोची समझी प्लानिंग थी। कोष्टक, क्या लगा कि तुम एक एक करके मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाते रहोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा अगले टारगेट कौन है, पर वो टारगेट अद्वैत सिंह राठौड़ के बिल्कुल करीब रहेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी वाइफ पर, अपनी जिंदगी पर एक खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे खुद से दूर इसीलिए किया था क्योंकि उसे मेरे साथ रहने में खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ रहकर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। पर मैं समझ चुका हूँ कि तुमने मेरी वाइफ के दूर जाते ही एक अलग ही प्लान बना रखा है, पर तुम मेरी वाइफ के लाइफ में एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब बोलते हुए अद्वैत का चेहरा बिल्कुल दाग हो गए थे। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना रखी थी। उसी समय अद्वैत के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे अद्वैत पहले खुद को नॉर्मल किया, फिर तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां रक्षित खड़ा था, जो कि उसे ही घूर रहा था। अब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या अब एक बार फिर से मेरी बहन को दर्द देने वाले हो? अब कौन सा नया ड्रामा चल खेलने वाले हो तुम? दूर क्यों नहीं चले जाते मेरी बहन की लाइफ से हमेशा के लिए? रक्षित अपने दांत पीसते हुए अद्वैत से बोला। क्या हुआ साले साहब, ये कौन सा तरीका है अपनी छोटी बहन के हस्बैंड यानी कि अपने जीजाजी से बात करने का? अद्वैत अपने एक भवें उचका कर रक्षित से बोला। जीजा वह भी तुम कभी नहीं, मैं तुम्हें अपना जीजा नहीं मानता। रक्षित एक तंज भरी मुस्कान के साथ अद्वैत की तरफ देखते हुए वह बोला। इट्स योर प्रॉब्लम साले साहब, पर मैं तो तुम्हें अपना साला मानता ही हूँ। इतना बोल अद्वैत एक तिरछी स्माइल पास कर तुरंत वार्ड की तरफ बढ़ गया। रक्षित अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और मन ही मन बोला, अगर इस बार मेरी बहन को जरा सा भी तकलीफ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अद्वैत सिंह राठौड़। इतना बोल गुस्से से मुड़ा और तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। एक अंधेरे कमरे में वॉल पर एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी, जहां पर लाइव वीडियो चल रहा था। सामने मूविंग चेयर पर बैठा एक शख्स अपनी गहरी निगाहों से उस वीडियो को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। नॉट बैड मिस्टर अद्वैत सिंह राठौड़, मुझे तो लगा था कि तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो। तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी कोई माइंड नहीं, पर अब लगता है कि शायद थोड़े बहुत दिमाग तुम्हारे अंदर है, पर ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत है, जिन्हें खत्म करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो तुमने सोच रखा है ना, उसे मैं समझ गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से अपनी वाइफ को मुझसे बचा लोगे? नहीं, क्योंकि तुमने जो किया है, तुम्हारी वाइफ कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो तुम्हें छोड़ देगी और तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर लेगी। फिर उसे मैं अपना बनाऊंगा। बहुत जल्द वो मेरे बेड पर मेरे नीचे होगी और मैं उसके साथ अपनी सारी हसरतें पूरी करूंगा। ये बोलकर वो शख्स तेज तेज हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे रूम में गूंज रहे थे। वाई के क्या सोच रखा है तुमने बेटा? आखिर कैसे मजा चखाने वाले हो तुम इन राठौड़ फैमिली को? अचानक ही एक मिडिल एज आदमी की आवाज उस मूविंग चेयर पर बैठे शख्स के कानों में पड़े। इस आवाज को सुनते ही वो शख्स यानी कि यक की हंसी रुक गई। वो एलईडी की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, डोंट वरी मामा जी, आई कैन हैंडल इट। मैंने बहुत खतरनाक सोच रखा है और सबसे पहले तो मैं अद्वैत सिंह राठौड़ के साथ बुरा करूंगा, क्योंकि इसी के कारण ही तो मुझे ठुकराया गया है, तो सबसे दर्दनाक सजा तो मैं इसे ही दूंगा। ये सब बोलते हुए यक की आंखें पूरी लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लिया था। समय का चक्र कभी रुकता नहीं, वो धीरे धीरे अपनी गति के साथ बढ़ रहा था। 6 दिन बाद दादाजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बीच आकृति कई बार अद्वैत से बात करने की कोशिश की, पर वो अद्वैत से बात नहीं कर पाई। डिस्चार्ज के बाद आकृति को भी सबके साथ मेंशन आना पड़ा। हालांकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो सिर्फ दादाजी के लिए मान गई थी। दादाजी को लाकर उनके रूम में लिटा दिया गया था, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ दिन तक रेस्ट पर रहना था। वही दादाजी की नज़र बस आकृति और अद्वैत पर थे। दोनों को साथ देखकर उन्हें एक अलग ही खुशी मिल रही थी। इतने सालों बाद दादाजी को वापस से अपना पोता मिल गया था। वो पोता जो बचपन से ही उनकी बहुत केयर और प्यार करता था। आकृति, अद्वैत और अदिति तीनों ही दादाजी के पास बैठे हुए थे। दादाजी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोले, चलो अब बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग जाकर आराम करो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अदिति उठी और आकृति की तरफ देखते हुए बोली, हमें भी अपने रूम में चलना चाहिए। ऐसे भी दादाजी सही बोल रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है।
आकृति मुस्कुराए और हाँ बोलकर वहां से जाने के लिए उठी। तभी दादाजी की आवाज उन दोनों के कानों में पड़े। आकृति बेटा, आप क्या अदिति के रूम में रहोगे? आपको तो अपने पति अद्वैत के रूम में रहना चाहिए ना, तभी तो तुम दोनों मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करोगे। अब आकृति कुछ बोल ही नहीं पाई, शर्म के कारण उसके गाल रेड हो गए। वहीं अदिति भी आकृति की तरफ देख रही थी। उसको कुछ न बोलते देख वो हंसते हुए बोली, अरे दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, वो आकृति भाई के साथ ही जाएगी। क्यों भाई, आप आकृति को लेकर जाओगे ना अपने साथ अपने रूम में? क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइफी तुम चलो रूम में, मैं भी आता हूँ। अब आकृति से कुछ बोला ही नहीं गया। वो अद्वैत को मन ही मन भला बुरा बोलते हुए चुपचाप सिर झुकाकर दादाजी की तरफ देखी और अदिति के साथ वहां से बाहर चली गई। अद्वैत भी कुछ सेकंड बाद वहां से उठा और जैसे जाने लगा, तभी दादाजी की भारी आवाज उसके कानों में पड़े, अब मेरी बहू को कोई तकलीफ मत देना, वरना तुम देख रहे हो ना मेरी मोटी छड़ी को, इसी छड़ी से मार मार के तुम्हारे बम सूजा दूंगा। अद्वैत चौंक गया। नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल भी आपकी बहू को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अद्वैत बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से हल्की स्माइल के साथ दादाजी से बोला और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। दादाजी अद्वैत के चेहरे के भाव को देख मुस्कुराते हुए बोले, पागल लड़का हमेशा अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखता है। अब तो शादी हो गई है, किसी से नहीं तो अपनी बीवी से तो अपने दिल की बात बताए, पर नहीं बस सोचता रहता है कि सामने वाला खुद से समझे। पर मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तू चीख चीख कर अपनी बीवी से अपने दिल का हाल बताएगा। वही अद्वैत वहां से सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो रूम में आया और तुरंत ही रूम का डोर बंद कर दिया। वह धीरे से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये दादाजी भी ना अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वही रौब और वही तेज उनके चेहरे पर झलकता है। ये बोलते हुए अद्वैत अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो वॉशरूम के डोर को खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, डोर अपने आप ही खुल गया और उसमें से आकृति टॉवेल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आई। इस बीच आकृति की नजरें अद्वैत पर नहीं गई, वहीं अद्वैत तो बस एक तक आकृति की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। वो आकृति की खूबसूरती में खोए हुए आकृति की तरफ बढ़ने लगा। वही आकृति अद्वैत के मौजूदगी से बेखबर बालों को टॉवल से पोंछते हुए तेजी से उसे पीछे की तरफ झटकी, जिससे अद्वैत, जो कि आकृति के जस्ट पीछे ही खड़ा था, वो आकृति के ऐसे बालों के झटकने से बाल सीधे उसके चेहरे पर जा लगे। आकृति, जो कि अब तक मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई थी, वो मिरर के थ्रू अपने पीछे अद्वैत को खड़े देखी तो चौंक गई। अद्वैत अपने आंखों को अपने उंगलियों से धीरे धीरे रब कर रहा था, क्योंकि आकृति के बाल उसकी आंखों में चले गए थे। अद्वैत को ऐसा करते देख आकृति घबरा गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और अद्वैत के पास जाकर बोली, आप ठीक तो हैं ना? आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना, मुझे पता ही नहीं चला कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। इतना बोलकर आकृति तुरंत अद्वैत की आंखों के पास अपने हाथ ले जाकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगी और बड़े ही प्यार से उसमें फूंकने लगी। आकृति की गर्म सांसों को महसूस कर अद्वैत के पूरे शरीर में एक कट सा उठ गया। वहीं अब तक आकृति अद्वैत के बहुत करीब आ गई थी, जिस बात का उसे कोई होश नहीं था। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? आकृति घबराई हुई आवाज में अद्वैत से बोली। अद्वैत तो बस टकटकी लगाए आकृति के खूबसूरत चेहरे को अपने इतने करीब देख उसे निहारे जा रहा था। वहीं जैसे ही आकृति को यह महसूस हुआ कि वो अब तक अद्वैत के बहुत करीब आ गई है, वो जल्दी से उससे 2 कदम पीछे हो गई। आकृति को ऐसे खुद से दूर जाते देख अद्वैत तुरंत अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आकृति को उसके कमर से पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। अद्वैत के ऐसे खींचते से आकृति सीधे उसके सीने से जा लगी। आकृति के दोनों हाथ अद्वैत के सीने पर थे। उसने अपनी पलकों को नीचे झुका रखा था। वही अद्वैत अपने एक हाथ से आकृति की कमर को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से आकृति के चेहरे पर आए बालों को धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया। अद्वैत धीरे से आकृति के गालों पर अपने अंगूठे से सहलाने लगा। आकृति का तो इस वक्त बुरा हाल था। उसकी धड़कनें इस वक्त किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह स्पीड में दौड़ रहे थे। उसके गाल भी हल्के हल्के गुलाबी हो गए थे। वही अद्वैत की नीली नजरें आकृति के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। वो आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। आकृति ने जैसे ही यह महसूस किया कि अद्वैत उसके चेहरे की बिल्कुल करीब आ रहा है तो उस पल में वो सब कुछ भूल गई।
और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। आकृति को आंखें बंद करते देख अद्विक मुस्कुरा उठा। वो उसी तरह स्माइल करते हुए धीरे धीरे आकृति के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बड़े ही प्यार से उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। अद्विक के गर्म होठों को अपने माथे पर महसूस कर आकृति कांप उठी। आकृति के कंपन को अद्विक साफ महसूस कर पा रहा था, पर वो धीरे से आकृति के गालों की तरफ जाकर उसके दोनों गालों को चूम लिया। फिर उसकी नीली नीली गहरी आंखें आकृति के गुलाबी होठों पर ठहर गए। अद्विक धीरे धीरे आकृति के होठों के करीब पहुंचा। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रहे थे और इस वक्त दोनों ही जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। अद्विक आकृति के होठों को देख पूरी तरह से मदहोश हो गया था। अब उन दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था, जिसे अद्विक ने आगे बढ़कर मिटा दिया। अद्विक ने आकृति के गुलाबी होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लिया। वही अद्विक के ऐसा करते ही आकृति कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आकृति अपनी आंखों को भींच ली थी। अचानक से उसकी आंखों के सामने एक एक करके सब कुछ आने लगा। अद्विक का उस होटल रूम में टीना के करीब जाना और उसे किस करना, हालांकि ये सब आकृति की गलतफहमी थी। ये सब याद आते ही आकृति तुरंत अपने सेंस में वापस आई और एक झटके में अद्विक को खुद से दूर धकेल दी। अद्विक जो अब तक पूरी तरह से आकृति में खो गया था, वो आकृति के ऐसे धकेलना से बिल्कुल हैरान रह गया। वो अपनी आंखें बड़ी किए आकृति की तरफ घूर कर देखने लगा। उसे आकृति का इस तरह से दूर धकेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही आकृति की आंखें इस वक्त नम थी। वो उसी तरह अपनी नम आंखों के साथ अद्विक को देख रही थी। उसके सामने खड़ा अद्विक आकृति की आंखों में खुद के लिए नाराजगी के भाव साफ महसूस कर पा रहा था। क्या हुआ वाइफी, तुमने मुझे इस तरह से क्यों धक्का दिया? अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए उससे बोला और तुरंत उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे करीब आए, आकृति गुस्से में अद्विक से बोली। आकृति का ये बोलना अद्विक को चुभ गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, फिर एक झटके में आगे बढ़कर आकृति को उसके कमर में हाथ डाल फिर से अपने करीब खींच लिया। क्यों अब मेरा छूना भी तुम्हें पसंद नहीं है? अब तुम्हें मुझसे घिन आने लगी है? अद्विक गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आकृति से बोला। छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आकृति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अद्विक से बोली। वही अद्विक उसके कमर पर अपनी पकड़ और भी कस लिया और उसके गालों को कसकर अपने हाथों में पकड़कर बोला, क्यों बात नहीं करनी है? अब जब हम दोनों एक रूम में हैं तो हमारे बीच वो सब कुछ होगा जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच होता है ना, पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। आकृति अद्विक की आंखों में देख गुस्से से बोली। अद्विक अपनी तीखी नजरों से आकृति की तरफ देखा और उसी जगह आकृति के गालों को दबाते हुए बोला, राग वाइफी राग, हम लोग अभी भी हस्बैंड वाइफ है और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मेरी वाइफ हमेशा रहोगी। और ये अद्विक सिंह राठौर कभी भी अपनी वाइफ मिसेज आकृति अद्विक सिंह राठौर को डाइवोर्स नहीं देगा। दैट्स माई फाइनल डिसीजन। अपनी बात बोल अद्विक आकृति को तुरंत छोड़ दिया और वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आकृति तो बस आंखें फाड़े और मुंह खोले अद्विक को देखे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों अद्विक उसे तलाक नहीं देना चाहता। पहले तो वही उसे हर वक्त डाइवोर्स की बातें करता था, तभी अचानक आकृति को कुछ याद आया। ओ, तो अब आपकी गर्लफ्रेंड टीना आपसे दूर हो गई है तो आपको मेरी याद आ गई। अब आपको याद आ गया कि आपकी एक वाइफ भी है मिस्टर राठौर। आकृति एक तंज भरी मुस्कान के साथ अद्विक से बोली। अद्विक जो कि वॉशरूम की तरफ जा रहा था, आकृति की कही बात सुन उसके जाते हुए कदम रुक गए। आकृति की कही बात सुनते ही अद्विक ने अपने मुट्ठियों को कस लिया। अद्विक मुड़ा और तेजी से चलकर आकृति के पास आया। वो एक बार फिर से आकृति के कमर को कसकर पकड़ा और उसे बॉल से लगा दिया। फिर तुरंत नीचे झुककर आकृति की होठों को अपने होठों में कसकर दबोच लिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने से एक पल के लिए आकृति बिल्कुल शॉक्ड हो गई, पर जैसे ही उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ, वो अद्विक के सीने पर अपने हाथों को रख उसे खुद से दूर धकेलने लगी। पर इस बार अद्विक आकृति के पूरे जोर लगाने पर भी जरा सा भी नहीं हिला। जितना आकृति अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करती, उतना ही अद्विक के होठों की पकड़ आकृति की होठों पर और कस जाते। अद्विक बड़े ही फोर्सफुली आकृति के होठों पर किस कर रहा था। वो किस करने से ज्यादा उसके होठों पर बाइट कर रहा था, जिससे आकृति के होंठ कट गए और उनमें से खून निकलने लगे थे, जिसे अद्विक भी साफ महसूस कर पा रहा था।
अद्विक के इतनी देर तक किस करने से आकृति की सांसें उखड़ने लगी थी। वही जब अद्विक ने यह महसूस किया कि आकृति की सांसें भारी हो रही है तो उसने और भी तेजी से आकृति के होठों पर बाइट कर उसके होठों को एक झटके में छोड़ दिया। भले ही अद्विक ने आकृति के होठों को छोड़ दिया था, पर उसकी पकड़ अभी भी आकृति के कमर पर थे। वो अभी भी आकृति की तरफ झुका हुआ था। वही अद्विक के छोड़ते ही आकृति तेज तेज सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से से अद्विक की तरफ घूर रही थी। वहीं अद्विक की गहरी निगाहें भी आकृति पर ही टिकी हुई थी। भले ही टीना मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर मैंने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। इन होठों ने सिर्फ एक ही होठों की रसों को पिया है। और रही बात टीना के दूर जाने की, तो उससे तो मैं बहुत पहले ही दूर हो गया था। अद्विक गहरी आवाज में आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए बोला। अद्विक की बातें सुन आकृति को और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अद्विक की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही एक बार फिर से अद्विक नीचे झुका और आकृति की होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया और बड़े ही डिपली उसके होठों पर किस करने लगा। पर इस बार अद्विक आकृति के होठों को कुछ सेकंड बाद ही छोड़ दिया। अद्विक के छोड़ते ही आकृति एक बार फिर उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी। वही अद्विक की नज़र आकृति के होठों पर लगे खून पर ठहर गए। वो नीचे झुका और अपने टंग से उसके होठों को लिक करने लगा। अद्विक का ऐसा करना आकृति के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पल के लिए वो बिल्कुल ही फ्रिज हो गई। वही अद्विक आकृति के होठों के ब्लड को लिक और सक करने के बाद उससे दूर हुआ और एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम के डोर बंद होने की तेज आवाज को सुन आकृति अपने सेंस में वापस आई। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, "You lie and I hate you, मिस्टर अद्विक सिंह राठौर। I really hate you। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी।" इतना बोल वो गुस्से से बैग की तरफ बढ़ी और उस पर से एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर आकर लेट गई। अद्विक वॉशरूम में आकर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने आकृति का मासूम चेहरा नजर आने लगा। उसे अभी भी अपने होठों पर आकृति के होठों की मिठास महसूस हो रहे थे। वो धीरे से अपनी उंगलियों को उठाया और अपने होठों को टच करने लगा। अचानक ही अद्विक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गए और होठों पर एक स्माइल। "आई नो वाइफी की, अभी तुम मुझसे नफरत करती हो, पर बहुत जल्द मैं तुम्हारे नफरत को प्यार में बदल दूंगा। वो प्यार जिसे तुमने अपने दिल के किसी कोने में दबा लिया है। ये तुम्हारे हस्बैंड अद्विक सिंह राठौर का खुद से वादा है।" अद्विक आंखों में चमक लिए बोला। कुछ देर बाद अद्विक वॉशरूम से बाहर आया। अभी वो बाथरोब में था। उसके एक हाथ में टावेल था जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। तभी अद्विक की नज़र सोफे पर सो रही आकृति कर गई। आकृति को इस तरह सोते देख अद्विक के भवें सिकुड़ गए। तभी कुछ सोच अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। "नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा प्लेन कैसे फेल हो गया? ये अद्विक सिंह राठौर मुझसे नहीं जीत सकता। आखिर उसकी बीवी कैसे उसके साथ उसके घर चली गई?" ये बोलते हुए वो शख्स गुस्से से अपने रूम के सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था। कुछ देर में उसका आलिशान रूम पूरा तहस नहस हो गया था। वही उस शख्स के सामने खड़ा उसका असिस्टेंट डर से कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। उसके साथ ही साथ वो भगवान से खुद की जान बचाने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था। तभी वो शख्स कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, "उससे कांटेक्ट करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। अब वही कुछ कर सकती है।" उस शख्स का असिस्टेंट ये सुन तुरंत ही सिर हिलाकर रूम से बाहर चला गया। वह शख्स वापस अपने मूविंग चेयर में बैठा और सिगरेट को निकालकर अपने होठों के बीच दबा लिया। फिर लाइटर से जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। "तुम चाहे कुछ भी कर लो अद्विक सिंह राठौर, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। इस बार वाई के ऐसा चाल चलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बार शही मेरी होगी और मात भी।" इतना बोल वो शख्स तेज तेज खतरनाक हंसी हंसने लगा। वही दूसरी तरफ एक रूम में बेड पर लेटा एक लड़का इधर से उधर करवटें बदल रहा था। ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी की भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो बार बार कभी अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेता तो कभी उसकी भवें तन जाते। अभी वो लड़का बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा, जो कि वही बेड के पास टेबल पर रखा हुआ था। वो लड़का अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाया और तुरंत फोन को उठा लिया। फोन को उठाकर उस लड़के ने कॉल पिक किया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उस लड़के की आंखें सर्द हो गए। वो लड़का गुस्से से चिल्लाकर बोला,
आई डोंट नो हाउ बट मुझे हर हाल में वो लड़की मेरी आंखों के सामने चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे पर तुम लोगों को उस लड़की का पता लगाना ही होगा, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस लड़के ने अपने दांत पीसते हुए तेज आवाज में बोला। वही फोन के दूसरी तरफ जो आदमी था, उस लड़के के भारी आवाज को सुन डर से कांप गया। वही वो लड़का अपनी बात बोलकर तुरंत कॉल कट कर दिया। वो फोन को उठाकर ऐसे ही बेड पर फेंका, फिर अपने बालों को कसकर पकड़कर बैठ गया। उसी समय उसके रूम के बाहर से एक आवाज आई, ऋतिक बेटा क्या तुम सो गए या अभी जग रहे हो? जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं ऋतिक है, जो कि आकृति और अदिति का फ्रेंड है। आई थिंक एक सस्पेंस क्लियर हो गया। कोष्टक उस रात उस होटल रूम में जो कुछ भी हुआ, वो सब ऋतिक और एक लड़की के बीच हुआ था। उस समय रूम में काफी अंधेरा और नशे में होने के कारण ऋतिक उस लड़की का चेहरा ढंग से नहीं देख पाया था, पर उसे एक धुंधली धुंधली सी परछाई याद आ रही थी। इसके साथ ही साथ उस रात के बाद से ही ऋतिक उस लड़की को पाने के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उस लड़की के पास उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ था। पर सुबह होते ही वो लड़की बिना ऋतिक से मिले उसके उठने से पहले ही चुपचाप होटल रूम से चली गई थी, और तभी से ऋतिक उस लड़की को ढूंढ रहा है, पर अभी तक वो लड़की उसे नहीं मिली। अचानक ही बाहर से आ रहे आवाज को सुनकर ऋतिक तुरंत बेड पर से उठा और जाकर डोर ओपन किया। सामने उसके डैड खड़े थे, जो कि थोड़े परेशान से लग रहे थे। क्या हुआ डैड, आप इस तरह से इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या? ऋतिक अपनी डैड की तरफ देखते हुए बोला। तभी उसके डैड रूम में आए और बेड पर बैठ गए। फिर अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, नहीं बस ऐसे ही मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आजकल तुम थोड़े खोए खोए से परेशान से लग रहे हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो बेटा, और आखिर मैं तुम्हारे डैड के साथ साथ तुम्हारा एक फ्रेंड भी हूँ। जी डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋतिक हल्की मुस्कान के साथ अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और अपने बच्चे की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि मेरे बच्चे के दिमाग में कब और क्या चल रहा है। ऋतिक के डैड उससे बोले। वहीं ऋतिक ने जब अपने डैड की बातें सुनी तो वो थोड़ा सा चौंक गया। तभी उसके डैड ऋतिक के बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोले, क्या कोई लड़की का चक्कर है जो तुम मुझसे ये सब नहीं बताना चाहते? जैसे ही ऋतिक ने अपने डैड की कही सुनी, वो हैरान रह गया। वो अपनी आंखें बड़ी किए अपने डैड की तरफ देखने लगा। वही उसके डैड ऋतिक के चेहरे को देख स्माइल करने लगे। डैड, आप मुझे परेशान कर रहे हो, अब आप जाओ हाँ यहाँ से, काफी रात हो चुकी है और अब मुझे भी नींद आ रही है। ऋतिक अपने डैड को लगभग धकेलते हुए अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा। वही उसके डैड मुस्कुरा रहे थे। वो ऋतिक के बालों को सहलाए और उसी तरह मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चले गए। वही अपने डैड के बाहर जाने के बाद ऋतिक रूम का डोर लॉक किया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही एक बार फिर से उसके आंखों के सामने उस रात का सीन आने लगा। उस लड़की के साथ बिताए पलों को याद कर एक बार फिर से उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। कहाँ हो तुम बेबी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कारण मैं आज इतना बेचैन हूँ। तुम तो उस रात के बाद ऐसे गायब हो गई हो जैसे कि इस दुनिया में हो ही नहीं। बट आई प्रॉमिस, जिस दिन तुम मुझे मिली मैं अपने इन सब चीज़ों का हिसाब तुमसे जरूर लूँगा। जितनी बेचैनी और तड़प मेरे अंदर है ना, उन सबको मैं तुमसे वसूल जरूर करूँगा। जितनी रातों की नींद मेरे उड़े हैं, उतने ही रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए ऋतिक के होठों पर एक डेविल स्माइल थे। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत सोफे पर सो रही आकृति की तरफ कुछ सेकंड देखा, फिर धीरे से नीचे झुका और तुरंत आकृति को अपनी गोद में उठा लिया। आकृति नींद में ही अद्वैत के गले में अपने बाहें लपेट ली। ये देख अद्वैत मुस्कुराया और उसे अपने साथ लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। वो धीरे से आकृति को बेड पर लिटा दिया और नीचे झुककर आकृति के बालों को सहला दिया और उसके माथे को चुमकर वहां से सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर में अद्वैत बाहर आया। अभी वो सिर्फ ट्राउजर में था, उसके अपर बॉडी नेकेड थे। वो बेड पर जाकर आकृति के बगल में लेट गया। आकृति के बगल में लेटते ही अद्वैत अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाया और उसके कमर में हाथ डाल एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लिया। आकृति सीधे अद्वैत के सीने से जा लगी। अद्वैत धीरे धीरे अपने हाथों को उसके बालों में चलाने लगा। वही आकृति नींद में ही अद्वैत से बिल्कुल चिपक कर सो गई। अभी आकृति के सॉफ्ट हैंड अद्वैत के खुले सीने पर थे। आकृति को ऐसे खुद से चिपक कर सोते देख अद्वैत की हालत ही खराब हो गई। उसका पूरा शरीर अचानक से गर्म होने लगे थे।
उसके गाल जलने लग गए थे। अभी अद्वैत बड़ी मुश्किल से खुद के इमोशंस को कंट्रोल किए हुए था। वही आकृति को नींद में से कोई भी होश नहीं था कि वो अभी कहाँ और किसके बाहों में कैद है। ऊप्स वाइफी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे इतना करीब आकर क्या मुझे मारने का इरादा है? अद्वैत गहरी सांस लेते हुए धीरे से बड़बड़ाया। आकृति को तो कोई होश नहीं था। वो तो मस्त होकर घोड़े गधे सब बेचकर सो रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों से सोई ही ना हो। वही अद्वैत की तो हालत समय के साथ साथ खराब होते जा रहे थे। वो कुछ सेकंड तक खुद को कंट्रोल करता रहा। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो आकृति की कमर को कसकर जकड़ लिया और उसे खुद के और करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच हवा इंटर करने तक का फासला नहीं था। अद्वैत अपनी नज़र नीचे कर आकृति के चेहरे की तरफ देखने लगा। सोते हुए आकृति बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। अद्वैत की नज़र एक बार फिर से आकृति के गुलाबी होठों पर चले गए, जो कि अभी भी थोड़े सूजे हुए थे और साइड में कट का निशान बना हुआ था। ये देख अद्वैत के होठों पर एक घमंड भरी स्माइल आ गए। अद्वैत धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और आकृति के होठों को अपने अंगूठी से हल्के हल्के सहलाया, जिससे आकृति नींद में ही सिसक उठी। ये देख अद्वैत तुरंत अंगूठी को हटाया, पर उसको आकृति के गुलाबी होठों के रसों को पीने की एक तलब सी होने लगी, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत नीचे झुककर आकृति के होठों पर अपने होठ रख दिए। आकृति के होठों का स्पर्श मिलते ही अद्वैत की बेचैनी जैसे कम होने के बजाय और बढ़ गए। पहले वो सॉफ्ट किस करने वाला था, पर आकृति के मदहोश कर देने वाले होठों को महसूस कर अद्वैत पूरी तरह से उसमें खो गया। और कब उसके किस सॉफ्ट से डीप पैशनेट किस में बदल गया, उसे पता भी नहीं चला। वही आकृति को अभी भी कोई होश नहीं था। करीब 5 मिनट बाद जब आकृति धीरे से कसमसाने लगी तो अद्वैत आकृति के होठों को धीरे से छोड़ दिया। आकृति वापस से आराम से सो गई। ये देख अद्वैत उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, ये लड़की कैसे घोड़े गधे बेचकर मस्ती से सो रही है, जैसे ये फीमेल कुंभकर्ण हो। इस तरह से तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। दिस इज नॉट राइट वाइफी, लगता है तुम्हारा इसके लिए अच्छे से क्लास लेना होगा। इतना बोलकर अद्वैत एक बार फिर से नीचे झुका और आकृति के होठों पर हल्का सा किस किया। फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। उसके बाद अद्वैत आकृति को खुद से और चिपका लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आकृति के करीबी भी उसे अलग ही सुकून पहुंचा रहे थे। अद्वैत अपनी आंखों को बंद कर लिया, फिर कुछ देर बाद ही वह नींद के आगोश में चला गया, जहां आज अद्वैत और आकृति दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। वही कोई था जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो कोई और नहीं अदिति और रक्षित थे। अदिति अपने रूम में बेड पर इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसे रह रहकर हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो दिन याद आ रहा था। हालांकि उस दिन को बीते अब तक 8 दिन हो गए थे, पर वो अभी भी उन सभी बातों को भूल नहीं पा रही थी। उसके कानों में रक्षित की कही बातें गूंज रहे थे। इसके साथ ही साथ उसके मन में रक्षित के लिए गलतफहमियां और गुस्सा बढ़ते जा रहे थे। उसकी नज़र एक तक ऊपर सीलिंग को घूर रहे थे। वो रक्षित के साथ बिताए एक एक पलों को याद करने लगी, जिन्हें याद कर उसके होठों पर अनायास ही स्माइल आ गए। पर तभी उसे रक्षित का रूड बिहेवियर याद आने लगा, जिससे उसकी आंखें नम हो गई और आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। आई हेट यू मिस्टर रक्षित कपूर। अब मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। अब अगर आप मुझे कहीं दिख भी जाओगे तो मैं अपना रास्ता बदल दूंगी, पर अब हम दोनों के बीच के रास्ते कभी नहीं मिल सकते। ये बोलते हुए अदिति बड़े ही बेरहमी से अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर दी और तुरंत ही रूम का लाइट ऑफ कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वही रक्षित भी बेड पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थे। वो काफी देर तक उसी तरह लेटा हुआ आंखें खोल बस सीलिंग की तरफ घूर कर देखता रहा। फिर अचानक ही उसे अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगी। वो बेड से उठी और वही रूम में बने अपने स्टडी रूम के अंदर गया। जैसे ही उसने स्टडी रूम का डोर ओपन किया, वहां पर सामने ही वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो उसे दिखाई दी। वो फोटो एक लड़की की थी। वो लड़की उस फोटो में बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। मुस्कुराती हुई उस लड़की की फोटो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। वही उसके एक साइड उस लड़की के छोटे से लेकर बड़े होने तक के सारे फोटो एक एक करके लगे हुए थे। रक्षित अपने कदम आगे बढ़ाया और उन सभी फोटो पर धीरे धीरे अपने हाथ घुमाने लगा। फिर धीरे से एक फोटो को अपने होठों से चूम लिया। तुम सोच भी नहीं सकती जानकी, तुम मेरे अंदर किस कदर बसी हुई हो।
आज से नहीं, बचपन से ही तुमने मेरे इस दिल में एक अलग जगह बना रखी है। पहले तो मैं तुम्हें किसी और के करीब देख खुद को रोक रखा था। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। पर अब बिल्कुल भी नहीं, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इतना बार रक्षित कुछ देर तक शांत हुआ और अपने काली गहरी निगाहों से उन फोटोज को देखने लगा। हाँ, जानता हूँ कि अभी तुम मुझसे बहुत नाराज हो और कहीं ना कहीं तुम्हारे इस नाराजगी का कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें नाराज मैंने ही किया है। तो जिस तरह से मैंने तुम्हें नाराज किया है उसी तरह मैं तुम्हें अपने प्यार से मना लूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद को मेरे करीब आने से रोक ही नहीं पाओगी। मिस अदिति सिंह राठौड़। बहुत जल्द मैं तुम्हें मिस अदिति सिंह राठौड़ से मिसेज अदिति रक्षित कपूर बनाऊंगा। ये इस रक्षित कपूर का खुद से किया वादा है। ये सब बोलते हुए रक्षित की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था, और ये पागलपन सिर्फ अदिति के लिए है। अब ये देखना होगा कि आखिर कैसे रक्षित अदिति के मन में जो भी उसके लिए गलतफहमियां घर कर गई है उन्हें मिटा पाएगा और उसे खुद के करीब लाएगा। अगली सुबह विंडो से आ रही सूरज की भीनी भीनी किरणें जब बेड पर सो रही आकृति के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। अभी उसकी आंखें पूरी खुली नहीं थी, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। वो समझ नहीं पाई कि उसे अपना शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है, जैसे मानो कोई ऑक्टोपस उसे चारों तरफ से जकड़ रखा हो। ये महसूस कर उसकी आंखें एक झटके में पूरी खुल गई। जैसे ही वो खुद को बेड पर पाई तो वो बुरी तरह चौंक गई। पर अद्विक को इस तरह से खुद के जकड़ कर सोता देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अचानक ही उसके मुंह से निकाला, ये क्या है और मैं यहाँ कैसे आई? इतना को बोल वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अद्विक के चेहरे की तरह देखने लगी, जो कि उसके पेट को कसकर जकड़ा हुए उसके सीने पर अपना सिर रखे सो रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपने गहरी नींद में हो। सोता हुआ अद्विक का चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। आकृति की नजरें अद्विक के चेहरे पर जाकर ठहर गए। चेहरे को देखते हुए आकृति के हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी आकृति कुछ सोचते हुए अपने हाथों को पीछे खींच लेती है। वो अद्विक के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने दर्द भरी आवाज में बोली, मोहब्बत और नफरत का आलम कुछ इस तरह है। मैंने जितनी मोहब्बत आपसे की उतनी ही नफरत आपने मुझसे की, पर मोहब्बत और नफरत के बीच बर्बाद तो सिर्फ मैं हुई। मेरी मोहब्बत को भी कोई मुकाम ना मिल सका। वक्त का नहीं पता कल क्या हो, पर अभी तो मेरी मोहब्बत नाकाम हुई। अपनी बात बोलते हुए आकृति का गला रुंध गया। उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने नम आंखों के साथ कुछ सेकंड तक अद्विक के चेहरे की तरफ देखती रही और फिर धीरे से उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाने लगी। पर अद्विक की पकड़ इतनी ज्यादा थी कि आकृति उसके हाथ को हटा नहीं पा रही थी। लेकिन आकृति फिर अपनी पूरी जोर लगाकर अद्विक के हाथ को अपने कमर पर से हटाई। फिर धीरे से बेड पर से नीचे उतरकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वॉशरूम के डोर बंद होने की आवाज अद्विक के कानों में पड़े तो उसकी आंखें खुल गए। उसकी नीली नजरें वॉशरूम की डोर की तरफ चले गए। उसने आकृति की कही सारी बातें सुन लिया था। वो उसी तरह वॉशरूम की डोर की तरफ देखते हुए बोला, नफरत तो इस दिल में कभी नहीं थी, बस नाराजगी इस कदर बस गई थी कि वो कब नफरत का रूप ले ली पता ही नहीं चला। पर अब इस दिल में नफरत तो क्या नाराजगी भी नहीं, अब तो इस दिल में बस। अचानक ही फोन के रिंग करने की आवाज से अद्विक का ध्यान अपने फोन पर गया। वह एक नज़र वॉशरूम की डोर की तरह देखते हुए ही अपने फोन को उठाया और कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अद्विक बिना किसी भाव के बोला, आई एम कमिंग इन 30 मिनट्स। इतना बोल वो कॉल कट कर दिया। फिर वो तुरंत बेड से नीचे उतरा और अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया जहां पर अभी आकृति थी। वो वॉशरूम की डोर की तरफ जाने लगा। तभी धीरे से वॉशरूम की डोर ओपन होने की आवाज उसके कानों में पड़े तो वो वापस लौटकर बेड पर आकर लेट गया। ये सब उसने इतना जल्दी किया कि आकृति उसे देख भी नहीं पाई। आकृति वॉशरूम का थोड़ा सा डोर ओपन करके धीरे से झांक कर रूम में देखी। असल में वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। जब वो बेड की तरफ देखी कि अद्विक अभी भी सो रहा है तो एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से वॉशरूम से बाहर आ गई। अभी वो सिर्फ टॉवल में थी, जो कि उसके थाई के ऊपर तक ही थे, और उसकी काले घने लंबे बालों से पानी टपककर उसके गले और कॉलरबोन से होते हुए टॉवल को भिगो रहे थे। कुछ पानी की बूंदें फर्श पर भी गिर रही थी। आकृति जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वो कबर्ड ओपन करके उसमें से अपने लिए ड्रेस देखने लगी।
असल में दादाजी ने पहले ही आकृति के कपड़े अद्वैत के रूम में शिफ्ट करना दिए थे। अचानक ही उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगे, जिससे आकृति कांप उठी। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अभी उसके पीछे कोई और नहीं अद्वैत है। वही अद्वैत आकृति के बालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर हल्का मुस्कुराया और फिर नीचे झुककर उसके कंधे और कॉलरबोन पर अपने होंठ चलाने लगा। अद्वैत के ऐसा करते ही आकृति की पकड़ कबर्ड के डोर पर कस गए। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अद्वैत बिना कुछ बोले उसे पीछे से अपने बाहों में जकड़ लिया। जैसे ही अद्वैत ने ये किया, आकृति की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके साथ साथ उसके गाल सुर्ख हो गए। वहीं अद्वैत के होंठ अभी भी आकृति के गले और कंधे पर घूम रहे थे। आकृति एक बार फिर से खुद को अद्वैत की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आप यह नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे, ये गलत है। आकृति गहरी गहरी सांसें लेते हुए अद्वैत से बोली। वही अद्वैत उसके कानों में अपने गर्म सांसों को छोड़ अपने भारी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्यों छोड़ूं मैं, और इसमें क्या गलत है? यू आर माई वाइफ। नहीं, हमारा डाइवोर्स हो रहा है तो मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। आकृति अद्वैत के हाथ को तुरंत एक झटके में अपने पेट पर से हटाकर उससे बोली। वहीं अद्वैत को आकृति का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने नीली आंखों से घूरकर उसकी तरफ देखने लगा। वहीं अद्वैत के ऐसे घूरने से आकृति सहम गई, पर फिर वो हिम्मत करके बोली, प्लीज आप मेरे साथ ही सब मत करिए। आप इस तरह से मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? और तुम्हें कितनी बार बोला हमारा डाइवोर्स नहीं होगा? मैं तुम्हें किसी भी हाल में डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुम हमेशा सिर्फ अद्वैत सिंह राठौर की वाइफ बनकर ही रहोगी। जीते जी और मरने के बाद भी तुम सिर्फ मेरी वाइफ रहोगी। ये कहकर अद्वैत आकृति के कमर को कसकर पकड़ा और उसके गालों को कस के दबोच लिया, जिससे आकृति की आह निकल गया। ये सब बोलते हुए अद्वैत की आंखों में आकृति के लिए एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था, जिसे आकृति ने भी देख लिया था, और ये महसूस कर वो बुरी तरह से डर गई थी। वही अद्वैत अभी भी आकृति के गालों को अपने हाथों में दबोचे हुए थे। वो उसी तरह आकृति की गालों को दबोचते हुए उसे अपने करीब किया। उसके होठों पर बड़े ही एग्रेसिव होकर किस करने लगा। इस तरह वो आकृति पर अपना गुस्सा निकल रहा था। वहीं अद्वैत के किस को महसूस कर आकृति और भी ज्यादा कांपने लगी थी। उसे अपने होठों पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था, पर अद्वैत के ऊपर इस वक्त गुस्सा हावी था, इसलिए उसे कोई होश नहीं था। करीब 10 मिनट बाद अद्वैत एक झटके से आकृति के होठों को छोड़ तुरंत उससे दूर हुआ और वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया। अद्वैत के छोड़ते ही आकृति वही कबर्ड से टिककर अपने दोनों हाथों में चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके होंठ एक बार फिर से कट गए थे और उनमें से ब्लड निकलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था और गुस्से में वॉल पर एक पांच मारा, जिससे उसके हाथों में से ब्लड निकलने लगा। पर इस बात का अद्वैत को कोई एहसास नहीं था। उसके कानों में बार बार आकृति के कहे एक एक वर्ड गूंज रहे थे। उसे आकृति की बातें चुभ गए थे। वो गुस्से से एक बार फिर से अपने हाथों का पंच बनाकर वॉल पर मारा, जिससे इस बार उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया और उसके हाथों से खून की तेज धारा बहने लगे। पर अद्वैत को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वो शॉवल लेकर बाहर आया। अभी वो टॉवल में था। इस वक्त अद्वैत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वही अब तक आकृति ने कपड़े पहन लिए थे। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को बना रही थी। अद्वैत बाहर आकर एक नज़र मिरर के पास खड़ी आकृति की तरफ देखा और फिर वो तेजी से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। आकृति को अद्वैत के आने का एहसास हुआ, पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं की। वो उसी तरह अपने बालों को बनाकर पीछे मुड़ी। तभी उसकी नज़र फर्श पर गिरे खून की बूंदे पर गई तो वो डर गई। वो ध्यान दी तो उसे पता चला कि ये खून किसी और का नहीं अद्वैत का है, क्योंकि वो खून की बूंद चेंजिंग रूम तक गई थी। हाँ सुनिए, डोर ओपन करिए। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आकृति भागकर चेंजिंग रूम के पास गई और डोर पर तेजी से नॉक करते हुए बोली। अभी वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अद्वैत जो कि अंदर ड्रेस चेंज कर रहा था, उसके कानों में आकृति की आवाज गई, पर वो कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी वो आकृति से नाराज था। पर आकृति के बार बार डोर नॉक करने पर अद्वैत तुरंत डोर ओपन कर दिया। आकृति भाग के अंदर गई और अद्वैत को देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? क्या आपको कहीं चोट आई है? इतना बोल वो अद्वैत के चेहरे पर और हर जगह देखने लगी।
उसका ध्यान ये भी नहीं गया कि अभी अद्विक सिर्फ अपने ट्राउजर में था और ऊपर उसने कुछ भी पहना नहीं था। तभी आकृति की नज़र अद्विक के हाथों पर गए। वो तुरंत ही उसकी कलाई को अपने हाथ में लेकर बोली, यह आपको इतना चोट कैसे लग गया? ये बोलते हुए आकृति बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन तभी अद्विक अपने हाथ को पीछे खींचते हुए बोला, छोड़ो इसे, तुम्हें इतना झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल वो वही रखे अपने शर्ट को उठाया और उसे पहनने लगा। आकृति को अद्विक की बातें चुभ गई, पर वह जानती थी कि अद्विक ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए वह आगे बढ़ी और कसकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलकर चुपचाप से ड्रेसिंग करवाए दीजिए मुझे, अपना चोट मुझे देखने दीजिए। अद्विक हाथ छुड़ाने लगा, पर आकृति नहीं मानी। वो उसे पकड़कर बाहर ले आई और ड्रावर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बेड पर आकर बैठ गई। अद्विक को भी वह जबरदस्ती बेड पर बिठा दी। फिर वो कॉटन में डिटॉल लगाकर धीरे धीरे अद्विक की चोट को साफ करने लगी। अद्विक, जिसे अभी तक अपने चोट से जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ था, पर डिटॉल के लगते ही उसके मुंह से हल्का सा आह निकल गया। ये सुन आकृति घबरा गई। फिर वो अपने होठों को गोलकर अद्विक की चोट पर धीरे धीरे फूंकने लगी। अद्विक की गहरी नीली नजरें आकृति को घूर रहे थे। वही आकृति कुछ देर में अद्विक की चोट पर दवा लगा दी और फर्स्ट एड बॉक्स को पैक कर उसे वापस से ड्रावर में रख दी। फिर वो जैसे ही जाने लगी, तभी अद्विक आकृति की कलाई को पीछे से पकड़ा और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अद्विक ने अभी अपने शर्ट के बटन को बंद नहीं किया था और आकृति का सूट का गला डीप था, जिससे आकृति की खुली पीठ अद्विक के सीने से टकरा गए। अद्विक के गर्माहट को महसूस कर आकृति सिहर उठी। ये सब क्यों? जब मुझसे इतनी नफरत है तो यह मेरी केयर क्यों कर रही हो? अब मैं इसे क्या समझूं वाइफी? अद्विक अपनी गहरी आवाज में आकृति के बालों को दूसरे साइड कंधे पर करते हुए उसके कानों में बोला। आकृति अब कुछ नहीं बोल पाए। इस वक्त आकृति का पूरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थी। वही अद्विक अपनी बात बोलते हुए हल्का हल्का स्माइल भी कर रहा था, क्योंकि आकृति के चेहरे पर खुद के लिए दर्द के भाव को उसने देख लिया था, जिसे सोचकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, सब लोग वेट कर रहे होंगे, आकृति अपने धीमी आवाज में बोली। तभी अद्विक उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। कौन से सवाल का जवाब? आकृति की बात सुन अद्विक एक बार फिर उसके कानों में फुसफुसा कर बोला, यही कि जब दिल में बेइंतहा नफरत है तो ये परवाह किस लिए? क्या मैं इसे मोहब्बत समझूं? इसे इंसानियत कहते हैं, मोहब्बत नहीं। आकृति तुरंत बोली, जिसे सुनकर अद्विक की पकड़ आकृति पर से ढीली हो गई। ये देख आकृति तुरंत उससे दूर हो गई, फिर तेजी से भागते हुए रूम से बाहर निकल गई। एक दिन तुम्हारे आंखों में बसे जज्बात होठों तक जरूर आएगा वाइफी, जिसे आज इंसानियत का नाम दे रही हो। बहुत जल्द ये मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। अद्विक आकृति को जाते हुए देख बड़बड़ाया। ये बोलते हुए अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल थे। वही आकृति बाहर आए। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रहे थे। उसका पूरा चेहरा जलने लगा था। वो कुछ सेकंड तक वही सीढ़ियों के एक साइड खड़ी होकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, अक्कू तू ठीक तो है ना? तू यहाँ क्यों खड़ी है? क्या भाई ने कुछ किया है? अदिति की आवाज सुनकर आकृति तुरंत पीछे मुड़ी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू सच बोल रही है ना? अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। मैं दादाजी से उनकी अच्छी खासी कंप्लेंट करूंगी, फिर दादाजी उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अदिति मुंह बनाकर आकृति से बोली तो आकृति मुस्कुरा दी और वो अदिति से बोली, नहीं आदू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। झूठ अक्कू, तू झूठ बोल रही है। भाई ने तुझे परेशान तो किया है, और वो भी बहुत। अदिति मिस्टीरियस स्माइल हंसते हुए आकृति की तरफ देखकर उससे बोली। आकृति अदिति की कही बात को नहीं समझ पाई। तभी अदिति अपने उंगलियों से उसके होठों की तरफ इशारा की, जिसे समझकर आकृति शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। क्या बात है, लगता है कल की रात काफी हसीन थी। अदिति अपने कंधे से आकृति के कंधे पर टकराते हुए मुस्कुराकर उससे बोली, आदू तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसके पीछे भागी। वही अदिति तेजी से नीचे की तरफ भागकर जाने लगी। तभी वहां हाल में बैठे कुछ लोगों को देख आकृति और अदिति अपनी जगह पर ही खड़े हो गई। हाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। आकृति अदिति की तरफ देखते हुए पूछी, ये लोग कौन है?
पर अदिति को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपने कंधे उचका दी। तभी सुनैना जी की आवाज उसके कानों में पड़े। सुनैना जी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर बोली, ये लीजिए आ गई अदिति बेटा, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। इतना कह सुनैना जी आगे बढ़कर अदिति का हाथ पकड़ी और उसे लेकर सबके बीच में आ गई। वहां सामने सोफे पर एक शादीशुदा जोड़ा हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। वहीं उनके साइड में एक लड़का बैठा हुआ था। अदिति अभी भी कंफ्यूज थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी नज़रें दूसरे साइड बैठे अपने डैड और दादाजी की तरफ गई तो विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता आया है। अब क्या करेगी अदिति? क्या शादी के लिए मान जाएगी? और क्या करेगा रक्षित जब उसे अदिति के रिश्ते की बात पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहें रीबर्थ माय हार्टलेस हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।